फिर आप लोग कंसंट्रेट करो मुगल इंडिया। यानी कि मुगल वंश को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, एक महान मुगल, ग्रेटर मुगल एम्पायर, और लेटर मुगल एम्पायर, जिसमें आप देखो अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो 1526 से लेके 1707 तक और 1707 से लेके 1857 तक या 62 तक, इसमें आप देखोगे कि 6 वंश यानी कि 6 शासक रहते हैं बनाने में, और इसमें आप देखोगे तो 13 शासक हो जाते। और मुगल वंश को अगर एक तरह से देखा जाए तो मुगल वंश भी जो है तुर्की नस्ल का ही है, और तुर्की नस्ल में आप देखोगे तो चगताई नस्ल का तुर्क, यानी कि जो चगताई नस्ल है, चगताई वंश है, चगताई चगताई नस्ल के हैं, ये चगताई वंश के हैं। और एक तरह से कहा जाए कि पितृपक्ष को अगर लिया जाए, पितृपक्ष को अगर लिया जाए, आधार बनाया जाए, तो पितृपक्ष की तरफ से ये जो है एक तरह से तैमूर का 5वां वंशज, 5वीं पीढ़ी मानी जाती है। और मातृपक्ष की तरफ से ये जो है चंगेज खां का 14वां कड़ी मानी जाती है, 14वां वंशज माना जाता है। यानी कि अगर उमर शेख मिर्जा और कुतलुग निगार ख्वाजा, कुतलुग निगार खानम जो है इनके माता का नाम, और उमर शेख मिर्जा इनके पिता का नाम, मिर्जा सरदार जो है इनकी टाइटल हुआ करती थी। और आप देखोगे तो पितृपक्ष के तरफ से तैमूर के घराने से अपने को जोड़ते हैं, 5वां वंशज बताते हैं, और मातृपक्ष की तरफ से 14वां वंशज अपने को बताते हैं ये। यानी कि दोनों की ब्लड, यानी कि मंगोल और तैमूर, चंगेज खां और तैमूर दोनों के ब्लड बाबर के धमनियों में बहा करते थे, यानी कि दोनों का समन्वित रूप है। लेकिन बाबर जो है वो अपने को चंगेज खां के घराने से न जोड़कर तैमूर के घराने से जोड़ना चाहता है, और तैमूर के घराने से अपना लगाव रखना चाहता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो ये दोनों का एक तरह से जो है धमनियों में रक्त बहते हैं, दोनों के वंश परंपरा से, और चगताई नस्ल के तुर्क हैं। 64 नस्लों में ये नस्ल है, चगताई नस्ल। और जब आप देखोगे तैमूर लंग का भारत में आक्रमण होता है 1398 में, यानी कि नासिरुद्दीन महमूद का समय था, तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है और 1405 के आसपास तैमूर की डेथ हो जाती है। और जब तैमूर की डेथ होती है तो तैमूर के मरने के बाद यह साम्राज्य 3 भागों में बंट जाता है। यानी कि एक आप देखोगे तो ईरान का साम्राज्य, जहां इस्माइल खां यानी कि शाह इस्माइल खां के द्वारा शासन किया जा रहा, इस्माइल खां है। और एक जो है ट्रांसाक्सियाना का, यानी कि समरकंद वाला है, समरकंद वाला साम्राज्य है, जो एक तरह से कह लीजिए ट्रांसाक्सियाना वाला है। और एक जो है उस्मानी साम्राज्य, यानी कि उस्मानी उज़्बेक साम्राज्य, सैबानी खां। और एक ट्रांसाक्सियाना वाला है, ट्रांसाक्सियाना का साम्राज्य है। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो 3 भागों में विभाजित है, यानी कि उज़्बेक सैबानी खां ये कट्टर सुन्नी, और ईरान का साम्राज्य शिया, और समरकंद जो है खुरासान ट्रांसाक्सियाना। और एक तरह से कहा जाए कि जो उस्मानी साम्राज्य है इसी को हम लोग अनातोलिया और तुर्की साम्राज्य के नाम से जानते हैं, अनातोलिया का साम्राज्य। यानी कि 3 भागों में बटा हुआ था। अब इसमें अगर देखा जाए तो इन्हीं को लेकर इनकी प्रारंभिक लड़ाइयां शुरू होती हैं। यानी कि अगर बाबर के बारे में एक बैकग्राउंड का अध्ययन किया जाए तो बाबर जो है उमर शेख मिर्जा और कुतलुग निगार खानम के घर बाबर का जन्म होता है, और 14 फरवरी 1483
ईस्वी में बाबर का जन्म फरगना में होता है। अंदीजान उसकी राजधानी रहती है और फरगना में बाबर का जन्म होता है। और 11 वर्ष की अवस्था में उमर शेख मिर्जा का देहांत हो जाता है 94 में, यानी कि 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की अवस्था में बाबर फरगना का शासक बनता है। यानी कि एक तरह से शासक जब बना तो एक तो अल्पायु थी और दूसरी समस्याओं से हर जगह वो ग्रसित था। यानी कि खानदानी जो समस्याएं थी, जो बाबर के सामने ढेर सारी चुनौतियां थी कि कैसे अपने आंतरिक साम्राज्य से अपने को जो है सुरक्षित करेगा। और ऐसे समय में पिता का साया उठ जाता है और 11 वर्ष की अवस्था में इसको एक छोटी सी रियासत फरगना मिल जाती है। लेकिन आपसी जो खानदानी लड़ाई थी वो पिंड नहीं छोड़ती है और 3 बार ये समरकंद पर प्रयास करता है और तीनों प्रयास आप देखोगे कि स्थायी रूप से सफल नहीं रहता। पहली बार जब समरकंद को जो है शासक बनने के बाद 1494 ईस्वी में समरकंद पर अटैक करता है, लेकिन वो विजय नहीं हो पाती। लेकिन आप देखो कि धीरे धीरे कहते हैं फेलियर इज की टू सक्सेस, यानी कि असफलता सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। ये सीखना है तो बाबर से बेहतरीन कहीं एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। यानी कि बाबर आप देखो कि पहले दौर में बिल्कुल टूट चुका था, एकदम हर जगह निराशा ही निराशा, मध्य एशिया हाथ से निकल गया था बिल्कुल। और काबुल में बाबर जो है बिल्कुल अस्थायी राजधानी बनाकर वहां पड़ा हुआ था और भारत की सरहदों को देखता रहता था। यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो पहले दौर में फेल्योर ही फेल्योर मिला, क्योंकि उज़्बेक सरदार थे और उधर शाह इस्माइल खां, वो जो है उस इस तरह से जो आपसी रंजिश थी। तो पहली बार प्रयास करता है समरकंद, लेकिन वो असफल प्रयास रहता है। दूसरी बार 97 में फिर समरकंद पर प्रयास करता है और जब 1497 में समरकंद पर प्रयास करता है तो वहां जो है 100 दिनों के लिए मुश्किल से समरकंद पर उसकी शासन सत्ता रहती है और फिर वो समरकंद हाथ से निकल जाता है। फिर 1501 के आसपास बाबर फिर प्रयास करता समरकंद और अब की बार 8 माह तक उसकी सत्ता रहती है और उसके बाद फिर वो हाथ से निकल जाता है। इसके बाद आप देखे होंगे कि 1502 ईस्वी में परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि एक शरे पुल का एक युद्ध होता है, जिसमें एक तरह से कह लीजिए कि सैबानी खां बाबर को पराजित करता है और उसमें तुलुगमा रणनीति का पहली बार प्रयोग, यानी कि तुलुगमा रणनीति का जो है सहारा लेते हुए, और उज़्बेकों की ये रणनीति है तुलुगमा रणनीति, जिसमें वो दोनों तरफ बायां और दायां तरफ सेना को लगा के, और जब मेन सेना आगे बढ़ने लगती है विरोधी पक्ष की, तो वो रिवर्स होकर पीछे से अटैक करने की जो टेक्निक है वो तुलुगमा रणनीति है, जिसको बाबर बाद में अप्लाई करेगा। तो वो उज़्बेकों से सीखा। तो उज़्बेक सरदार सैबानी खां थे। तो शरे-पुला का युद्ध होता है और बार बार ये पीजीटी में भी क्वेश्चन आया था। शरे-पुला के लड़ाई में शैबानी खां ने पराजित कर दिया बाबर को। इसके बाद फिर जो है 1504 में बाबर काबुल की विजय कर लेता है और काबुल की विजय के बाद बाबर धीरे धीरे जो है मिर्जा की उपाधि त्याग करके और 1507 ईस्वी में बाबर बादशाह बन जाता है। यानी कि 1507 का बड़ा ही मेमोरेबल घटना है। 1507 में मिर्जा की उपाधि को त्याग कर पहली बार पादशाह की उपाधि धारण करता है और यही पादशाह बिगड़कर बादशाह बन जाता है। यानी कि ऐसा पद, ऐसा शहंशाह जो किसी के सहारे का मोहताज नहीं है। जैसे सुल्तान आप देखे होंगे कि शासक सुल्तान तभी बनता था जब खलीफा का खिल्लत मिलता था, लेकिन यहां किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यानी कि पद स्थायी रूप से उसे मिला हुआ है और यहीं से पादशाहत शुरू होती है। यानी कि पादशाह और सुल्तान में जमी आसमां का फर्क है। तो 1507 को हमें याद रखना है। 1507 में
काबुल विजय के याद में बाबर जो है मिर्जा की उपाधि को छोड़कर और बादशाह बन जाता है। इसके बाद फिर लड़ाइयां होती हैं। एक लड़ाई होती है 1510 में। 1510 में हालांकि वो लड़ाई बाबर की नहीं रहती है। 1510 में यानी कि सैबानी खां, इस्माइल खां जो है ने सैबानी खां को पराजित करके और उसकी हत्या कर दिया। मर्म का युद्ध होता है, यानी कि बैटल ऑफ मर्म। मर्म की लड़ाई में 1510 ईस्वी में एक प्रबल शत्रु जो था सैबानी खां, वो मारा जाता है। लेकिन फिर आप देखोगे कि 1511 में पुनः जो है बाबर प्रयास करता है समरकंद और खुरासान को जीतने का, और वो हाथ में भी आ जाता है। लेकिन 1512 ईस्वी में पुनः बाबर जो है वो समरकंद को खो देता है। और उसके बाद बिल्कुल बाबर जो है एक तरह से कह लीजिए निराश हताश की स्थिति में, और फिर जो है ट्राई नहीं करता और काबुल के तरफ आ जाता है। यानी कि 1514 ईस्वी में अगर देखा जाए तो बाबर बिल्कुल निराश हो जाता है। और ऐसे हताश निराश की स्थिति में बाबर को ये लगता है कि अब मध्य एशिया की राजनीति में अब हमें सफलता नहीं मिलेगी। और उसके बाद बाबर जो है काबुल में आकर, अस्थायी राजधानी काबुल में आकर, बदख्शां केवल बाबर के हाथ में रहता, बकिया सारा साम्राज्य छिन जाता है। और वहां आकर एकटक जो है भारत के सरहदों को देखता रहता बाबर कि कहीं से कोई क्लू मिल जाए, कहीं से कोई हमें निमंत्रण दे दे। क्योंकि बाबर ने 111 वर्ष की बूढ़ी मां के कहानी से वो भारत के धन दौलत के बारे में सुना था, तो उसे भी एक बार लगा, उसकी महत्वाकांक्षाएं भी अपनी रही। और मध्य एशिया की राजनीति में बार बार असफल हो रहा था, इसलिए भी भारत की ओर बढ़ना बाबर के लिए बिल्कुल जो है एक आवश्यक कदम था। और कहीं क्योंकि उधर असफलता थी और उधर विकल्प विहीन स्थिति में भारत के पास बाबर के पास एक ही ऑप्शन था, यानी कि भारत पर आक्रमण। ऐसे दौर में आप देखोगे कि 1519 ईस्वी में बाबर अपना अभियान शुरू कर देता और 1519 ईस्वी में भारत में पहली बार पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बजौरा और भेरा, यानी कि बजौरा और भेरा का जो लड़ाई होती है, भेरा के युद्ध में ही कहा जाता है कि एशिया में पहली बार, यानी कि भेरा के लड़ाई में बाबर ने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, गोला बारूद और तोपों का प्रयोग किया। और ये बार बार क्वेश्चन भी आता है, लेकिन आईएएस में एक बार क्वेश्चन ऐसा आया कि भारत में पहली बार, अगर शुरुआती दौर में आ जाए कि पहली बार गोला बारूद का प्रयोग किस युद्ध के दौरान हुआ, तो आप एक लड़ाई हमने बताया भी था विजयनगर बहमनी जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो 1367 में, यानी कि उधर बुक्का फर्स्ट था 1367 में, यानी कि 1367 में वो बहमनी बनाम विजयनगर की लड़ाई थी और उसमें तोपें चली थी। तो कभी कभी इस तरह भी टिपिकल क्वेश्चन आ जाता और हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि भेरा की लड़ाई में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ। लेकिन अगर फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए प्रयोग, तो 1367 को भी भूलना नहीं। इसके बाद फिर आप देखोगे कि पेशावर के तरफ अपना दूसरा आक्रमण करता है। भेरा और बजौरा के बाद जो है 1519 में ही अपना दूसरा अटैक करता है बाबर, और 1520 में बाबर अपना तीसरा अटैक करता और सियालकोट की तरफ बढ़ता है। और सियालकोट पर जो है जीत कर और फिर बाबर जो है वो वापस लौट जाता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट करता है और ये देखना चाहता है कि भारत की क्या स्थिति है, अवलोकन कर रहा है। और भारत में कहा जाता है कि दौलत खां लोधी, यानी कि आलम खां लोधी जो चाचा था इब्राहिम लोधी का, उनकी तरफ से यानी कि बाबर को निमंत्रण मिलता है। और मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह की तरफ से भी बाबर को एक तरह से निमंत्रण मिलता काबुल में भारत आने का निमंत्रण। इससे भी बाबर की जो है महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगती हैं और अंततः बाबर जो है बार बार भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण करता चला जा रहा। इसके बाद आप देखोगे 1524 में बाबर पुनः आक्रमण करता है, जो उसका चौथा आक्रमण रहता है।
और वो जो है दीपालपुर, लाहौर वगैरह का जो इलाका रहता है, उधर लाहौर की तरफ जो है, दीपालपुर की तरफ वो जीत लेता है। और उसके बाद समय आता है पानीपत के फर्स्ट युद्ध का, यानी कि पांचवा जो आक्रमण है। आप एक चीज और ध्यान रखोगे कि अहमद शाह अब्दाली जब भारत में 7 बार अटैक करता है, तो अहमद शाह अब्दाली का पांचवा आक्रमण ही पानीपत का तीसरा युद्ध है, और बाबर का पांचवा आक्रमण ही पानीपत का प्रथम युद्ध है। यानी कि दोनों के पांचवें अटैक थे। तो पांचवें अटैक में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, यानी कि इब्राहिम लोदी बनाम बाबर के बीच लड़ा गया। और इस पानीपत के युद्ध में आप देखोगे तो हुमायूं भी बाबर के साथ रहता है, बाबर के साथ युद्ध में रहता है हुमायूं। और इस पानीपत के युद्ध में सुबह शुरुआत होती है और दोपहर तक ये युद्ध की फतह कर ली जाती है। यानी कि एक तरह से आप देखोगे तो जो रणनीति है बाबर के युद्ध की रणनीति, जिसको हम लोग कहते हैं कि उस्मानी विधि, रूमी विधि, उस्मानी विधि या रूमी विधि कहा जाता है, जो एक तरह से इन्होंने जो है रणनीति जो सीखा था मध्य एशिया से, उसमें जो एक उस्मानी या रूमी, जो उस्मानिया वालों ने, वो तुर्की वालों ने उसको अप्लाई किया था, तो वो जो रूमी विधि है, उस्मानी विधि है, उसको कहते हैं कि तोपों को सजाने की कला। यानी कि दो गाड़ियों के बीच में तोपों को सजाकर और वार करना, वो जो तोपों को सजाने की विधि है, उसी को रूमी विधि और उस्मानी विधि कहा जाता है, जिसका भरपूर प्रयोग आप देखोगे कि बाबर भारत में करता है। और एक तुलुगमा रणनीति है, यानी कि जो उज्बेकों से इन्होंने सीखा था। तुलुगमा रणनीति का मतलब है कि सैन्य, यानी कि कुछ सेना हमें रिजर्व में रखना है। जैसे मैदान आप देखोगे पानीपत का मैदान, तो एक तरफ इब्राहिम लोदी की सेना रहती है। अब अगर सेना का अनुपात देखा जाए तो 1 लाख लगभग रहती है सेना इब्राहिम लोदी की। तो एक तरह से जो दोनों तरफ है, यानी कि बाएं तरफ और दाएं तरफ ढलान टाइप का था, और उस ढलान में जो है एक रिजर्व आर्मी रखी गई थी। बाबर ने एक रिजर्व आर्मी रखा था कि जैसे ही इब्राहिम लोदी की सेना आगे की तरफ बढ़ेगी तो वो पीछे की तरफ से वार कर देंगे। और घुड़सवार सैनिक थे ही। अब बाबर बार बार कहता है कि बाबर का मानना यह है कि हमारी जो विजय हुई वो तीरंदाजों के कारण हुई, घुड़सवार सेना के कारण हुई, जबकि अन्य इतिहासकार ये मानते हैं कि तुलुगमा रणनीति के कारण हुई और उस्मानी विधि के कारण हुई। तो तुलुगमा रणनीति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे ही इब्राहिम लोदी की सेना आगे की तरफ बढ़ने लगी, पीछे की तरफ घूमकर जो है रिवर्स होकर जो रिजर्व्ड आर्मी थी, उस रिजर्व्ड आर्मी ने पीछे की तरफ से बैकअप अटैक कर दिया। और ऐसे समय में आप देखो मैदान क्षेत्र में मारा गया इब्राहिम लोदी। और कहा जाता है कि बाबर जो है इब्राहिम लोदी को मैदान क्षेत्र में ही, वहीं पर उसके जो है ईंटों से उसके मकबरे का निर्माण करा देता है। तो मैदान क्षेत्र में मारे जाने वाला पहला जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है वो इब्राहिम लोदी है। इसके बाद बाबर का हौसला और बढ़ता है, और बाबर जो है इस उपलक्ष्य में बाबर काबुल में जाता है और शाहरुख सिक्का लोगों में लुटाता। चांदी का सिक्का था, शाहरुख सिक्का लोगों में बांटता है। और शाहरुख सिक्का बांटने के कारण बाबर की एक प्रवृत्ति उभर कर आती है, कलंदर। इसलिए बाबर को कलंदर भी कहा जाने लगा। यानी कि इतिहास में आप देखोगे तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस मुगल बादशाह को कलंदर कहा गया, तो बाबर को कलंदर कहा गया। इसके बाद बाबरी के नाम से सिक्का, यानी कि बाबरी के नाम से इन्होंने सिक्का चलाया। कंधार में बाबरी के नाम से इन्होंने सिक्का चलाया। और तुर्की और फारसी भाषा का विद्वान था ही बाबर। तो एक चीज आप देखोगे कि जो भारत में प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि जो पानीपत के युद्ध से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है भारत। लेकिन अगर कहा जाए कि निर्णायक युद्ध, क्योंकि इसके बाद जो है भारत में स्थायी रूप से साम्राज्य बनाने की जो भारत की में मंशा रही बाबर की,
वो उभर कर सामने आती है। इसलिए आधार बनाया जाता है कि राणा सांगा ने अपने वादा की खिलाफी किया और पानीपत के युद्ध में हमारी मदद नहीं किया, और इस ग्राउंड को आधार बनाकर और खानवा की लड़ाई होती है। यानी कि 1527 ईस्वी में आप देखोगे तो खानवा का युद्ध होता है, और खानवा की जो लड़ाई होती है उसमें बाबर ने सारा साम दंड भेद भाव जितना भी आधार था, यानी कि बाबर ने उस युद्ध में जिहाद का नारा लगाया, गाजी की उपाधि धारण किया, तमगा नामक कर खत्म कर दिया, तमगा नामक कर पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि पहली बार बाबर वो भाषण दिया सैनिकों में कि शायद अगर वो जिहाद घोषित नहीं किया होता तो शायद ये युद्ध बाबर के पक्ष में नहीं होता। लेकिन कभी कभी हम तुलना, पहले भी हमने किया था जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ा रहे थे, तो हमने तुलना किया था सिकंदर ब्यास नदी के तट पर और बाबर खानवा के युद्ध से पहले दोनों की स्थिति कैसी रहती है। लेकिन सिकंदर जो है लौटना पड़ता है उसको, और बाबर भारत में साम्राज्य, स्थायी साम्राज्य का निर्माण कर लेता है। अंतर क्या है दोनों में? अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर है इतिहास का अंतर है। यहाँ एक लंबा इतिहास है जिससे काफी कुछ सीखा जा सकता है, और सिकंदर अपने इतिहास के पहले पड़ाव में, अगर हिस्ट्री देखा जाए तो हिस्ट्री बिगिंस फ्रॉम द बुद्धा पीरियड, और यहाँ हिस्ट्री का कई जो है अतीत इसका बड़ा रिच हो चुका है। तो यहां आप देखो मोटिवेशन काम कर गया, वहां मोटिवेशन काम नहीं किया। कुछ इतिहासकार इसकी तुलना जो है बक्सर के युद्ध से करते हैं, यानी कि पानीपत के फर्स्ट बैटल की तुलना प्लासी के युद्ध से, और जो खानवा की लड़ाई है उसकी तुलना बक्सर के युद्ध से की जाती है। कि पानीपत के युद्ध, यानी कि पानीपत के युद्ध से तो नींव रखा बाबर ने, लेकिन स्थायी साम्राज्य का निर्माण रियल फाउंडर बाबर बना आफ्टर द बैटल ऑफ खानवा। और खानवा की लड़ाई में आप देखोगे कि एक कहा जाता है ना कि उसको एक परंपरा थी, राजपूतों में एक आह्वान करने की परंपरा थी। तो मेवाड़ के राणा सांगा ने एक कहते हैं कि पेटी वो खत करके कोई एक परंपरा उससे आह्वान करता है, यानी कि वो पेटी पेटल, यानी कि पेटी पेटल करके कोई परंपरा है राजपूताना में, कि सारे राजपूताना सरदारों से आह्वान करता है कि आप ऐसे संकट के घड़ी में, और जब जिहाद उधर से हो रहा तो आप सभी लोग आओ और इस युद्ध में भाग लो। लेकिन उस जिहाद का इतना असर पड़ता है कि आप देखोगे खानवा के युद्ध में भी राजपूत एक तरह से लड़ते हुए और पराजित हो जाते हैं, और खानवा की लड़ाई अंततः जो है में विजय होती है जो है बाबर की, और बाबर वहीं से स्थायी जीवन बाबर का शुरू हो जाता है, यानी कि स्थायी साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया भारत में शुरू हो जाती है। इसके बाद ये बाबर के जीवन का एक तरह से सर्वाधिक निर्णायक युद्ध रहा। बहुत से लोग 1:8 बताते हैं अनुपात, लेकिन 1:2 का अनुपात अगर लिया जाए तो मान के चलना है कि काफी राजपूताना सेना थी, लेकिन बाबर की जो आपकी जो व्यूह रचना थी वो बहुत ही प्रैक्टिकली बहुत ही जो है अच्छी थी व्यूह रचना, जिसके कारण कहा जाए कि धीरे खानवा का युद्ध भी बाबर के पक्ष में हो जाता है। इसके बाद आप देखोगे फिर तो एक झड़प की बात है, एक कहते हैं ना कि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध सिद्ध हो गया, और इसके बाद नेक्स्ट जो लड़ाई होती है वो 1527 में 1528 ईस्वी में होती है, और वो होती है मेदिनी राय के विरुद्ध चंदेरी की लड़ाई। और इस चंदेरी के लड़ाई में आप देखोगे कि शेर शाह सूरी जो शेर खां था उस समय, फरीद खां के रूप में था, शेर खां उसी के बाद हो जाएगा। बाहर खां लोहानी के पास में जो अन्य थे शेर को मारने के कारण फरीद खां शेर खां हो जाएगा। वही चौसा के युद्ध के बाद शहंशाह शेर शाह सुल्तान आदिल हो जाएगा, शेर शाह के नाम से प्रसिद्ध होगा। उस फरीद खान ने इस चंदेरी की लड़ाई में बाबर का साथ दिया था, और बाबर को समझने के लिए, यानी कि एक दुश्मन, एक अफगान
अफगानों से ही सत्ता इन्होंने छीना था। और एक अफगान अगर साथ दे रहा तो इसका मतलब समथिंग इज हिडन। और ललाट से पढ़ लिया, यानी कि एक तरह से जो ललाट की बात बता रहा था। डाइनिंग टेबल पर दोनों आमने सामने खाना खा रहे थे और ऐसे समय में यानी कि एक तरह से पहचान लिया बाबर कि इसमें है वो, और वो भी देख रहा था कि एक दिन आएगा ऐसा कि अफगान आएंगे और मुगल सत्ता से बाहर हो जाए। इस तरह से आप देखोगे चंदेरी की लड़ाई में भी लोग, इतिहासकार कहते हैं कि इसमें भी जिहाद का अनुसरण किया गया और चंदेरी की लड़ाई के बाद स्त्रियों ने जौहर कर दिया। तो मेदिनी राय की भी पराजय होती है और इसके बाद आती है मई 1529 की लड़ाई, यानी कि घाघरा की लड़ाई। और घाघरा की लड़ाई पुनः अफगानों के साथ होती, यानी कि अफगान संघ। जिस अफगान संघ में आप देखोगे तो अपने जो है ये जो महमूद लोदी रहते हैं और शेर शाह यानी कि शेर खां शामिल रहते हैं उसमें, और एक नुसरत शाह हैं बंगाल के तरफ से, वो भी उस संघ में शामिल रहते हैं। और ये इतिहास की ऐसी लड़ाई है जो थल और जल दोनों में लड़ी गई। और इस घाघरा के लड़ाई में आप देखोगे अंततः अफगान पुनः पराजित हो जाते हैं और महमूद लोदी जो है युद्ध में पराजित होता है। और इस तरह से बाबर जो है निर्विवाद रूप से भारत में सत्ता का स्वामी बन जाता है। इसके बाद आप देखोगे तो 26 दिसंबर और 1530 में बाबर का देहांत हो जाता है। तो इस प्रकार से एक बाबर का आप अगर देखोगे तो 1526 से लेके 1530 तक का कार्यकाल है। और इसी तरह का 5 वर्ष का कार्यकाल मिला था शेर शाह सूरी को, लेकिन शेर शाह सूरी ने वो साम्राज्य तैयार किया, वो दूरगामी सोच का साम्राज्य तैयार किया जिसके मार्गदर्शन में अकबर ने आगे चलकर पूरे मुगल साम्राज्य से प्रेरणा लिया। यानी कि मुगल साम्राज्य का जो शासन प्रशासन है, मुगल साम्राज्य का जो साम्राज्य विस्तार है, वो सारी नीतियां अगर देखा जाए तो मैक्सिमम नीतियां जो है अकबर ने किससे सीखा? शेर शाह सूरी से। तो कहा जाता है कि कभी न कभी उम्र भी हावी हो जाती है और कभी इंसान उम्र पर हावी रहता है। ये दृष्टांत हम देखते हैं शेर शाह सूरी के बारे में, बिल्कुल फिट बैठता। इसके बाद आप देखोगे तो हुमायूं का समय आएगा, हुमायूं का शासन काल आएगा और जुड़वी युद्ध की बड़ी महत्ता है। तो हुमायूं जो है 3 दिनों के बाद आप देखोगे तो लगभग चौथे दिन यानी कि 30 दिसंबर और 1530 को हुमायूं का एक तरह से राज्यारोहण हो जाता है, सिंहासनारोहण हो जाता है और हुमायूं जो है सत्ता पर काबिज हो जाता है। लेकिन हुमायूं के भी सामने बहुत ढेर सारी चुनौतियां थी। तो अगर ओवरऑल बाबर के बारे में हम लोग देखें कि बाबर की उपलब्धियां क्या, तो बाबर के बारे में देखोगे आपकी बाबर एक तो बाग बगीचों का बड़ा शौकीन था और इसने ज्यामिति विधि से एक जो है अपना आराम बाग यानी कि नूर ए अफगान करके इन्होंने आगरा में एक बाग बसाया जिसको आराम बाग के नाम से भी जानते हैं। और बाबर की बड़ी मनसा थी कि हमारे मरने के बाद हमारा जो मकबरा बनवाया जाए वो वहीं बनवाया जाए आराम बाग। लेकिन पत्नी की मनसा थी कि नहीं, काबुल में बनवाया जाएगा। तो पहले आराम बाग में दफनाया गया और बाद में शेर शाह सूरी के समय में इनकी पत्नी जो है वहां से जो है मकबरे को ले जाकर विस्थापित करके और काबुल में स्थापित करवा दी। तो इसका मतलब वर्तमान समय में अगर बाबर का मकबरा देखा जाए तो काबुल में है, लेकिन मौलिक रूप से कहाँ है? आराम बाग में। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि बाबर बाग बगीचों का बड़ा शौकीन था और बगीचे बनवाने का, तो इसलिए नूरे अफगान के नाम से वास्तुकला के क्षेत्र में भी बाबर की प्रवीणता देखने को मिलती है। और विविध प्रकार की जो शैलियों का विकास हुआ, जो भारत में एक तरह से कह लीजिए कि तुर्की भाषा, जो मातृभाषा इनकी थी तुर्की, जो एक तरह से सिद्धहस्त था बाबर, और मातृभाषा में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा। यानी कि आत्मकथा अगर देखा जाए तो बाबर के द्वारा मातृभाषा तुर्की में लिखी गई। और इसका जो है बाबर के ही समय में एक जैतुद्दीन करके थे, उन्होंने इसका फारसी में अनुवाद किया।
फिर आप देखोगे हुमायूं के समय में जैना खां और पाइंदा खां के द्वारा इसका फारसी में अनुवाद किया जाता है। फिर आप आगे बढ़ोगे तो अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा बाबरनामा के नाम से इसका फारसी अनुवाद किया जाता है, जो बड़ा फेमस अनुवाद है। लेकिन कभी भी बाबर की अगर आत्मकथा आ जाए तो तुजुक ए बाबरी है, जो मूल रूप से तुर्की में लिखा गया है और बड़ी रिनाउंड, विश्व की बड़ी रिनाउंड आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है जो तुर्की में बाबर ने लिखा है, और तुजुक ए बाबरी के नाम से है। उसी का जो पर्शियन ट्रांसलेशन है उसको बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। और अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा अकबर के समय में ट्रांसलेशन विभाग की स्थापना हो जाती है और उसी में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा बाबरनामा के नाम से उसका ट्रांसलेशन होता है। फिर बाद में आप देखोगे शाहजहां के समय में एक तालिब तुर्बाती करके हैं, उन्होंने इसका फारसी अनुवाद किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप देखोगे कि इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो 1826 ईस्वी में अर्स्किन और लीडेन और अर्स्किन के द्वारा किया गया। लेकिन बड़ा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बाबरनामा की मदद से किया गया, यानी कि अगर आ जाए कि फारसी में जो बाबरनामा है उसे देखकर अंग्रेजी में इसका अनुवाद करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो 1826 में लीडेन और अर्स्किन को दिया जाता है। लेकिन अगर मूल रूप से तुर्की में यानी कि तुजुकी बाबरी को देखकर और अंग्रेजी में अनुवाद करने का श्रेय आ जाए तो मैडम वेवरिज को दिया जाता है, जो 1905 में मेमोयर्स ऑफ बाबर के नाम से इसका पूरा उन्होंने अनुवाद किया। तो कभी कभी आता है कि मूल रूप से तुर्की को देखकर और किसने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो आपका आंसर होगा मैडम बेवरेज। मेमोयर्स ऑफ बाबर के नाम से उसको टाइटल दिया गया है और 1905 में उन्होंने मैडम बेवरेज ने इसका अनुवाद किया। इसी प्रकार से एल्फिस्टन जो बड़ी इसकी प्रशंसा करते हैं और इसको एक तरह से कह लीजिए 1871 ईस्वी में एल्फिस्टन के द्वारा इसका फ्रेंच में अनुवाद किया गया। तो बहुत ढेर सारे आप देखोगे इस तरह से बाबर का इंटरेस्ट रहता विभिन्न कलाओं में। और एक चीज और है कि जो गीतों का एक संकलन था बाबर का, जो फारसी में एक संकलन इन्होंने तैयार किया था, दीवान के नाम से ये संकलन इन्होंने तैयार किया था। और तीसरी चीज क्या है कि इन्होंने तुर्की पद्य में एक काव्य की शैली तैयार किया जिसको एक तरह से मुबाय्यान शैली के नाम से जानते हैं। और एक तरह से खते बाबरी को इन्होंने तैयार किया, खते बाबरी के नाम से इनके लेटर जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो ढेर सारा भाषा साहित्य के क्षेत्र में इनकी विशेष अभिरुचि रही है। और एक गजे बाबरी के नाम से एक सड़क मन्नाप का एक पैमाना भी जारी किया गया इनके द्वारा, और शाहरुख और बाबरी के नाम से सिक्के चलाए गए। और ये जो गजे बाबरी है ये जहांगीर के समय तक चलता रहा, पैमाने के रूप में था। तो जैसे गजे सिकंदरी है तो उसी तरह गजे बाबरी है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि बाबर की विभिन्न क्षेत्रों में जो अभिरुचि रही है उसको देखते हुए, और कहा जाए कि जो वास्तुकला के क्षेत्र में इनके एक राजमिस्त्री थे और मीर बाकी के द्वारा अयोध्या में आप देखोगे तो 1529 में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया और संभल में जामा मस्जिद बनवाई गई। तो संभल में जामा मस्जिद और बाबरी मस्जिद, और पानीपत की याद में काबली बाग वाली मस्जिद का निर्माण कराया गया पानीपत। तो इस तरह से वास्तुकला के क्षेत्र में भी इनकी ढेर सारी उपलब्धियां रही हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल अगर हम लोग देखें एक बादशाह के बारे में, बाद में हम लोग शासन प्रशासन का पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे मुगल साम्राज्य को समअप करने के लिए बाद में जो हम लोग शासन व्यवस्था देखेंगे, यानी कि महत्वपूर्ण विशेषताएं, जैसे दिल्ली सल्तनत को हम लोगों ने देखा, तो इसमें अगर कुछ एंगल से हम लोग देखें, जैसे आप देखोगे कि इनका जो प्रशासनिक है, पूरे साम्राज्य को संचालन के लिए इन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक इकाइयों में इसका बंटवारा कर दिया था और विभागों को बनाया था। तो इन इकाइयों का अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मुगल काल में चित्रकला का विकास, क्योंकि जो इंडो पर्शियन चित्रकला विकसित हो रही है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे उसका विकास होता है, कौन नींव डालता है। चित्रकला के बारे में अगर हम लोग देखें तो बाबर
वॉज आल्सो इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, बट बाबर आत्मकथा में भी लिखता है पेंटिंग के बारे में। लेकिन अगर देखा जाए कि हु लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ पेंटिंग इन मुगल इंडिया, यानी कि मुगल साम्राज्य में चित्रकला की नींव डालने का श्रेय आ जाए तो हुमायूं को दिया जाए। लेकिन अगर वास्तविक विकास आ जाए कि चित्रकला का वास्तविक विकास कहां से मिला, तो अकबर। कभी भी क्वेश्चन अगर कोई आए और लगे कि मुगल काल का क्वेश्चन है और रियल फाउंडर आए, तो अकबर को लगाना, चाहे वो भाषा साहित्य हो, चाहे अनुवाद विभाग हो, चाहे वो साम्राज्य का विभाजन हो, चाहे केंद्रीय प्रशासन हो, प्रांतीय प्रशासन हो, राजस्व व्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था हो, यानी कि मुगल काल को सिस्टम देने वाला व्यक्ति। एक बड़े साम्राज्य पर आप देखोगे कि मुगल काल को एक सिस्टमेटिक विकास करने वाला व्यक्ति पहला अकबर है, और जो सीख किससे लेता है, शेर शाह सूरी से। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उसी साम्राज्य पर धीरे धीरे विकास करते हुए सलीम यानी कि जहांगीर और खुर्रम के द्वारा बाद में शासन किया जाता है, और वही साम्राज्य जो है औरंगजेब के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। तो चित्रकला का, लेकिन अगर चित्रकला का गोल्डन ईरा आ जाए, चित्रकला का क्लासिकल ईरा आ जाए, तो किस चित्रकला का जो क्लासिकल ईरा है वो बेटा सलीम का यानी कि जहांगीर का शासनकाल है। और जहांगीर के शासनकाल के बारे में कहा जाता है, वैसे तो चित्रकला की परख अकबर को भी थी, लेकिन अगर कुशल पारखी के रूप में देखा जाए कि चित्रकला की सबसे ज्यादा समझ यानी कि कुशल पारखी के रूप में देखा जाए तो वो जहांगीर का समय रहता है, जिसको चित्रकला का हम लोग स्वर्ण काल कहते हैं। तो चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर का समय, जब ख्वाजा मंसूर साहब थे, बिशनदास थे, दौलत थे, गोवर्धन थे, ढेर सारे लोग इस तरह से चित्रकारी करते थे। अबुल हसन थे जिनको नादरुल जमा की उपाधि मिली थी, बड़ा अद्भुत चित्र बनाते थे। इसके बाद आप देखोगे कि शाहजहां के समय में चित्रकला की कोई विशेष प्रगति नहीं होती है, और बाद में आप देखोगे कि औरंगजेब के समय में इस पर प्रतिबंध लग जाता है और चित्रकार दरबार छोड़कर चले जाते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप आप देखोगे एक सुखद विचारधारा का विकास होता है कि क्षेत्रीय चित्रकला का विकास हो जाता है। जैसे बनी ठनी है, जैसे जयपुरिया है, बासोली है, गढ़वाली है, किशनगढ़ शैली है जिसमें बनी ठनी बनी है, और आपका जो है कश्मीरी है। ये विभिन्न प्रकार की जो रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इनका विकास होता है। तो चित्रकला के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। इसके बाद अगर वास्तुकला के बारे में देखना है तो वास्तुकला की फाउंडेशन तो आप देखते हो बाबर ही तैयार कर देता है। हुमायूं के समय में उतना कोई समय मिलता नहीं है, इसलिए हुमायूं धनाभाव और समयाभाव के कारण दीन पनाह का निर्माण करता है केवल, और कोई विशेष वास्तुकला के क्षेत्र में हुमायूं की उपलब्धियां नहीं। एक दिल्ली के रूप में दीन पनाह, बाद में शेर शाह सूरी ने उसको विध्वंस कर दिया। इसके बाद अगर देखोगे आप रियल वास्तुकला का भी रियल अगर आप देखोगे समय किसका समय में शुरू होता है, तो अकबर के समय में। जैसे आप देखोगे किलों की एक श्रृंखला बनवाना, 5-5 किले अकबर के समय में। जैसे आप दिल्ली का लाल किला, यानी कि एक तरह से कहा जाए जो अकबर आगरे का लाल किला से शुरू होता है। दिल्ली का लाल किला तो खुर्रम का, शाहजहां का है, लेकिन जो आगरे का लाल किला है, जो लाहौर का किला है, जो अजमेर का किला है, जो एक तरह से अटक का किला है, लाहौर का किला है और इलाहाबाद का किला है, यानी कि 1565 से लेकर और 1583 तक, 1583 में इलाहाबाद का किला बनता है। वही दीने इलाही 1582 में दीने इलाही शुरू किया और 1583 में इलाहाबाद का किला बनता है। तो किले बनवाने के लिए भी विजय विस्तार की योजना देखोगे आप तो मालवा से शुरू हो जाती है और लास्ट असीरगढ़ तक चलती है। यानी कि 1562 का समय जो है वहां से आप सोचो शुरू हो जाता, जब उसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया, और 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, 75 में जजिया फिर लगा, 79 में जजिया फिर हटाया गया। यानी कि इस तरह से अगर अकबर का समय देखा जाए, इबादत खाना आ गया 75 में, फिर महजरनामा आ जाएगा, फिर इबादत खाना का सभी लोगों के लिए जो है को खोल दिया जाएगा, इबादत खाना को फतेहपुर सीकरी में, वाद विवाद का एक बहुत बड़ा केंद्र डिस्कस का। दीने इलाही आ जाएगा,
और फिर 90 के दशक में आप देखोगे तो ताबड़तोड़ विजय अभियान अकबर करता है। अहमदनगर का है, खानदेश है, अहमदनगर है, और लास्ट में असीरगढ़ की विजय होती है। असीरगढ़ की विजय वही 1601 में हो जाती है। उसके बाद आप देखोगे बाज प्रकार के सिक्के, सियाराम प्रकार के सिक्के, और असीरगढ़ की विजय यानी कि उसी के आसपास आप देखोगे बुलंद दरवाजे का निर्माण होता है। तो अकबर के समय में अगर देखा जाए तो वर्सेटाइल डेवलपमेंट यानी कि चौमुखी विकास को अगर परखना है, चौमुखी विकास को देखना मुगल काल में, तो अकबर के समय में रियल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इसके बाद वास्तुकला के क्षेत्र में अगर गोल्डन इरा देखना है, वास्तुकला के क्षेत्र में अगर हमें एक तरह से क्लासिकल एज देखना, गोल्डन एज देखना है, तो खुर्रम शाहजहां का समय। जब आप देखते हो शाहजहानाबाद के नाम से 1638 में एक नगर ही बसा दिया गया, यानी कि एक दिल्ली ही बसाई गई, रियल 7वीं दिल्ली, और वहीं पर जामा मस्जिद और लाल किले का निर्माण होता है, और लाल किले के अंदर दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण होता है। और उसके बाद आप देखोगे ताज 22 वर्षों में, यानी कि उस समय जो है 22 वर्षों में ताज का निर्माण होता, हजारों मिस्त्रियों के सहयोग से, तो ताज भी अपना यादगार बन जाता है, ताजमहल। तो इस तरह से वास्तुकला के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो क्लासिकल इरा आया। तो जैसे कहते हैं कि भारतीय इतिहास का पहला अगर गोल्डन इरा आ जाए तो गुप्ता पीरियड, नो डाउट गुप्ता पीरियड में जो कला, वास्तुकला, तकनीकी, विज्ञान, गणित, ज्योतिष के क्षेत्र में जो मानदंड स्थापित किए गए, वो आने वाले काल के लिए क्या रहा, बहुत बड़ा एक मार्गदर्शक रहा। तो फर्स्ट गोल्डन इरा, और सबसे ज्यादा अगर दिनार देखा जाए, सोने का सिक्का, तो गुप्त काल में ही चला। यानी कि फर्स्ट गोल्डन इरा ऑफ द इंडियन हिस्ट्री आ जाए तो यू हैव टू चूज गुप्ता पीरियड। उसके बाद सेकंड गोल्डन इरा यानी कि सेकंड क्लासिकल इरा अगर आ गया तो मुगल काल को चूज करना। यहां भी आप देखोगे वो मानदंड स्थापित हुआ जो बड़ा स्वर्णिम तरह से आगे आने वाले कालों में, और आज भी उसका प्रभाव वर्तमान समय में भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए हम लोग तो कला और वास्तुकला, यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा विकास है। और मोर और लेस औरंगजेब के समय में आप देखोगे तो वास्तुकला के क्षेत्र में जैसे मोती मस्जिद है, लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाता है, बादशाही मस्जिद बनवाता है लाहौर में, और अबीउद्दौरानी का मकबरा बनवाता, अपने बीबी का मकबरा जो है साउथ में। तो वास्तुकला के क्षेत्र में थोड़ा बहुत प्रगति होती है। इसके बाद जब हम लोग भाषा साहित्य का ओवरऑल अध्ययन करेंगे, यानी कि मुगल काल को बांधना है, मुगल काल को कैसे समराइज करना, एक स्टोरी की तरह, यानी कि मुगल काल को हमें पूरी तरह पढ़ना है, तो 2-3 लेक्चर में हम लोग मुगल काल को बांधने का प्रयास करेंगे। और मुगल काल को अगर बांधना है तो चित्रकला, वास्तुकला, भाषा साहित्य और शासन प्रशासन ओवरऑल अगर हम लोग देख लेते हैं, और शासकों की यानी कि बादशाहों की उपलब्धियों को देख लेते हैं, तो हम समझते हैं कि मुगल काल से कोई भी क्वेश्चन आपका बचकर जाने नहीं पाए। एक ओवरऑल आज व्यूज हम दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग पूरी तरह सिस्टम पर आ जाएंगे। एक स्टार्टिंग हमने किया कि बाबर कैसे कैसे प्रवेश किया, और हुमायूं को क्या क्या कैसे देखना पड़ा, वो दिन निर्वासन में बिताना पड़ा, 15-15 वर्षों तक निर्वासन में चला गया हुमायूं। और भाषा और साहित्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो एक तरह से पर्शियन जो है वो राजभाषा, दिल्ली सल्तनत में भी फारसी भाषा राजभाषा रही, और यहां भी फारसी भाषा राजभाषा रही, और 1835 तक फारसी भाषा राजभाषा बनी रहेगी जब तक मैकाले माइनूट नहीं आ जाएगा। और 1835 में मैकाले घोषणा पत्र आएगा जिसके द्वारा डीएफटी थियरी के माध्यम से लोगों को अंग्रेजी पढ़ाया गया, और इंस्टेड ऑफ पर्शियन लैंग्वेज और इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, यानी कि वहां फारसी भाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया। यानी कि 1206 से लेकर 1835 तक का जो समय है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में या वर्किंग लैंग्वेज के रूप में पर्शियन है, जिसको हम लोग ईरानी या फारसी भाषा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल अगर भाषा का विकास देखा जाए तो भाषा के विकास के क्षेत्र में तुजुकी बाबरी की जो है लिखकर, और इन्होंने एक आत्मकथा की शुरुआत कर दिया, और उसके बाद आप देखोगे ढेर सारा, जैसे मुबायान शैली इन्होंने दिया,
और काव्य संग्रह दीवान के नाम से किया इन्होंने। तो बड़ा ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। तो धीरे धीरे यहीं से शुरू हो जाती है वो परंपरा। और शेरशाह सूरी के समय में आप देखोगे ढेर सारे इमारतों का, जैसे रोहतासगढ़ का किला, किलों की एक श्रृंखला। इस्लाम शाह के समय में आप देखोगे तो किलों की एक श्रृंखला बनाई जाएगी, जिनको मानगढ़ के किले के नाम से जानते हैं, 5-5 किलों की श्रृंखला। यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए तो पूरे मुगल वंश में शेरशाह सूरी वास्तुकला के क्षेत्र में, भाषा साहित्य के क्षेत्र में अब्बास खां शेरवानी, तारीख शेरशाही, दरबारी कोर्ट हिस्टोरियन, यानी कोर्ट हिस्टोरियन लिखने की परंपरा शुरू हो जाती है। जैसे अबुल फजल आप देखो, अकबरनामा, अकबरनामा का तीसरा पार्ट है आईने अकबरी। यानी कि भाषा साहित्य के क्षेत्र में भी धीरे धीरे जो वो डेवलपमेंट है वो भी अकबर के समय में एक रियल फाउंडेशन के रूप में आता है। और अनुवाद विभाग की स्थापना हो जाती है और उपलब्ध ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया जाता है। शाहजहां के समय में भी आप देखोगे, जैसे अकबर के समय में आप देखोगे तो फैजी को पोएट लॉरिएट बना दिया जाता है और साकीनामा के लेखक अबुल तलीम कलीम को शाहजहां के समय में पोएट लॉरिएट बनाया जाता है। जगन्नाथ पंडित भी रहते हैं। लेकिन अकबर के समय में आप देखोगे राज कवि की जो अवधारणा आती है वो अबुल फजल के बड़े भाई फैजी को बनाया जाता है राज कवि। यानी कि उन्हीं के अनुवाद विभाग का अध्यक्ष बनते हैं और उन्हीं के देख रेख में पूरा अनुवाद विभाग की स्थापना होती है। और अबुल फजल तो कोर्ट हिस्टोरियन थे ही। तो आप वो चीज देखो कि जो बाबर ने परंपरा वो शुरू किया था। जैसे आप गुलबदन बेगम को देखो, जो एक तरह से हिंदाल की सगी बहन थी, हुमायूं की सौतेली बहन। और एक तरह से कह लीजिए गुलबदन बेगम का नेचर कैसा था, पोएटिक नेचर, जैसे जेबुन्निसा पोएटिक, जैसे दानियाल। यानी कि गुलबदन बेगम का जो नेचर था एक तरह से कवित्री का नेचर। और उन्होंने लिखा है हुमायूं नामा, और हुमायूं नामा में उन्होंने लिखा है गुलबदन बेगम ने कि जो इब्राहिम की मां ने जहर दिया था उससे बाबर की मौत होती, खीर में जहर दे दिया था और उससे बाबर की मृत्यु होती है। तो उसका भी पर्दाफाश वहां पर करते, मतलब गुलबदन बेगम के द्वारा, पार्ट फर्स्ट का है पूरा वो। और पूरा अगर हुमायूं का शासनकाल जानना है तो वो जो है कानून ए हुमायूनी, जो खोंदमीर की पुस्तक है, कानून ए हुमायूनी के नाम से खोंदमीर ने लिखा था। और उसी तरह से अब्बास खां शेरवानी ने तारीख शेरशाही, जिसको एक तरह से कह लीजिए कि तोहफाए अकबर शाही के नाम से भी जानते हैं। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया, जिसका तीसरा पार्ट ही आईने अकबरी के नाम से प्रसिद्ध रहा, जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है, शासन प्रशासन के बारे में प्रसिद्ध रहा। यानी कि शासन प्रशासन के बारे में अगर प्रसिद्ध ग्रंथ आ जाए तो अकबरनामा नहीं लगाना है, आईने अकबरी लगाना है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि ढेर सारा परिवर्तन यानी कि ढेर सारा परिवर्तन दिखाई देता है भाषा साहित्य के क्षेत्र में। और उर्दू का विकास अभी हुआ नहीं था। उर्दू का विकास आप देखोगे कि वली दक्कनी, वो जो है जो रंगीला का समय है, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में दक्कन के हैं वली दक्कनी साहब, आधुनिक उर्दू का शायरी, आधुनिक उर्दू शायरी का जनक माना जाता है। यानी कि भाषा साहित्य के क्षेत्र में अगर उर्दू के विकास को हम लोग अध्ययन करें तो लेटर मुगल इंडिया में हम लोगों को जाना पड़ेगा। ग्रेटर मुगल इंडिया में आप देखोगे तो खेमे की भाषा रहेगी, शिविर की भाषा में लोग उर्दू बोलते थे। या अमीर खुसरो को आप देखो तो हिंदवी, रेखता, खड़ी बोली के आदि प्रवर्तक रहे हैं। तो इस तरह से उर्दू का अगर आप प्रचलन में देखो तो विकास तो वो लेटर मुगल इंडिया में मिलेगा। तो भाषा साहित्य के क्षेत्र में भी विकास होता है। और आगे चल के आप देखोगे फारसी में जो है जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखा, जिसको तुजुके जहांगीरी के नाम से जाना जाता है, जिसको मोहम्मद हादी ने प्रारंभ किया और मोहम्मद हादी ने पूरा भी करवाया। लेकिन बीच में आप देखोगे कि जो है वो इनके जहांगीर के द्वारा लिखी गई और बाद में 2 वर्षों का इतिहास उसमें मोतमिद खान ने जोड़ा।
यानी कि एक ऐसी आत्मकथा जो बिल्कुल एकदम मिश्रित रूप में है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जहांगीर की आत्मकथा में किसका योगदान रहा? तो मोहम्मद हादी का भी रहा, मोहतमिद खां का भी रहा और जहांगीर का भी रहा। तो इस तरह से देखोगे आप, एक बड़ी ऐसी ऑटोबायोग्राफी जो ऑटोबायोग्राफी ना होकर एक तरह से बायोग्राफी हो जाती है, और उसमें ये सहयोग करते हैं मोहतमिद खां। उसके बाद आप देखोगे अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा शाहजहां नामा, बादशाह नामा, यानी कि बादशाह नामा नामक ग्रंथ लिखा गया जो खुर्रम की उपलब्धियों का विवेचन करता है। अब्दुल हमीद लाहौरी, एक उस्ताद अहमद लाहौरी थे जो आर्किटेक्ट डिजाइनर थे ताजमहल के। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो बहुत ढेर सारा भाषा, साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला के क्षेत्र में ढेर सारी उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। इसके बाद अगर हम लोग क्रमशः जो इतिहास देख रहे थे, बाबर तक पहुंच गए थे हम लोग, तो 1530 का समय आता है। और 1530 के समय में आप देखते हो कि 1530 का जो समय है, उस समय सिंहासनारोहण होता है हुमायूं का। और हुमायूं के सिंहासनारोहण के बाद कई चुनौतियां उनके आसपास दिख रही थी, जिसमें हुमायूं ने सिंहासनारोहण के तुरंत बाद कालिंजर का अभियान किया। और वहां जो है आप देखोगे तो प्रताप रुद्रदेव का शासन रहता है। कालिंजर का अभियान करते हैं। उसके बाद 1532 ईस्वी में जौनपुर के तरफ दोहरिया नामक स्थान पर लड़ाई होती है। तो दोहरिया का युद्ध होता है। दोहरिया के युद्ध के बाद चुनार का घेरा पड़ता है। चुनार के घेरे में वो है अपना जो शेरशाह सूरी है, यानी कि फरीद खां, शेर खां, वो उस घेरे में रहता है। काफी दिनों तक वो घेरा पड़ा रहता है। इसके बाद आप देखोगे तो 1500 यानी कि 1539 में चौसा का युद्ध हो जाता है, जो कर्मनासा नदी के आसपास है, भाबुआ जिला है बिहार का। और वहां जो युद्ध होता है, चौसा की लड़ाई, यानी कि 1539 में जो चौसा की लड़ाई होती है, वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। और कहा जाता है कि यहीं पर जो है शेर खां, फरीद खां, और इस लड़ाई में जीतने के बाद, और चौसा का युद्ध माना जाता है कि शेरशाह सूरी के जीवन में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध रहा। जबकि अभी कन्नौज और बिलग्राम की लड़ाई बाकी है, जो 1540 में होगी। लेकिन जो 1539 में लड़ाई हो रही है, चौसा की लड़ाई, जहां आप देखोगे कि घोड़े से जो है वो घोड़े के साथ कूद जाता है कर्मनासा नदी में, और एक निजाम भिस्ती ने उसका जीवन बचाया। और जिस निजाम भिस्ती ने हुमायूं का जीवन बचाया, उसको एक दिन के लिए साम्राज्य हुमायूं ने सौंप दिया। और जब एक दिन के लिए उसे साम्राज्य हुमायूं ने सौंप दिया, तो उसने चमड़े का सिक्का चलाया था। जैसे एक पिक्चर आपने देखा अनिल कपूर की है, नायक पिक्चर, तो उसमें आप देखोगे कि बिल्कुल एक दिन के लिए वो बनता है सीएम, और उसमें जो है काफी बदलाव करता है, रिफॉर्म कर देता है। अब एक दिन के अंदर क्या उसे समझ में आया कि एक दिन में हम क्या कर सकते हैं, तो उसने लेदर कॉइन्स चलाया था। तो इतिहास में कभी भी आ जाए कि चमड़े के सिक्के के लिए कौन जाना जाता है, तो वो निजाम भिस्ती, जिसको एक दिन के लिए, लेकिन चूंकि बादशाह ने दिया था तो बादशाह दूसरे दिन ले लिया साम्राज्य। इसके बाद आप देखोगे कि वहां से युद्ध करने के बाद ये आगे की तरफ बढ़ता है, और लखनऊ होते हुए इधर कन्नौज की तरफ आ जाता है। और बिलग्राम के पास में एक लड़ाई होती है, जिसको कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई कहते हैं, 1540 में। ये जुड़वा बैटिल है। जुड़वा बैटिल की महत्ता को अभी हम बताएंगे आपको। जैसे पानीपत का फर्स्ट युद्ध है, खानवा की लड़ाई, जुड़वा बैटिल है, जिसमें आप देखोगे दूसरा वाला जो युद्ध है वो सर्वाधिक निर्णायक सिद्ध होता है। यानी कि प्रत्येक जुड़वा बैटिल में दूसरा जो युद्ध है वो ये निर्णय कर देता है कि अब शासन कौन नहीं करेगा। यानी खानवा की लड़ाई ने ये निर्णय कर दिया कि अफगान तो नहीं करेंगे, अफगान तो चूंकि पानीपत में पराजित हो गए हैं, अब राजपूत भी नहीं करेंगे। यानी सर्वाधिक निर्णायक लड़ाई सिद्ध होती है, और वहीं से राजपूतों की ताकत विघटित हो जाती है, और ये प्रूफ हो जाता है कि अब स्थायी सत्ता का निर्माता बनेगा कौन? बाबर।
जैसे बक्सर पाने पाने जो है अपना प्लासी और बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई ने यह सिद्ध कर दिया कि अब भारत में कौन शासन नहीं करेगा, क्योंकि भारत में शासन नहीं करेगा कौन, मराठे नहीं करेंगे, क्योंकि पानीपत के तीसरे युद्ध में वो पराजित हो चुके हैं। फ्रांसीसी नहीं करेंगे क्योंकि 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में वो पराजित हो गए। डच नहीं करेंगे क्योंकि बेदारा के युद्ध में 1759 में डच भी पराजित हो चुके हैं। और बंगाल का नवाब भी नहीं करेगा क्योंकि वो भी 1757 में प्लासी के युद्ध में पराजित हो चुका। यानी कि ये युद्ध ये निर्णय करता है कि कौन शासन नहीं करेगा। और बक्सर के युद्ध में जो ताकतें तीनों पराजित हुई थी, यानी कि अवध का नवाब नहीं करेगा, मुगल बादशाह नहीं करेगा, क्योंकि तीन सेनाओं का, यानी कि पदमुक्त जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, उसकी भी संभावनाएं नहीं, वो भी नहीं करेगा। यानी कि भारत की तीन सम्मिलित ताकतों को, अखिल भारतीय ताकतों को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने चुनौती दिया और उसे पराजित कर दिया। तो इसलिए जितने जुड़वा युद्ध हैं, प्रत्येक दूसरा जो है सर्वाधिक निर्णायक है, मोस्ट डिसिसिव बैटल ऑफ हिस्ट्री। जितने ट्विन बैटल हैं, जैसे एक ट्विन बैटल का हम लोगों ने डिस्कस किया प्लासी और बक्सर, एक ट्विन बैटल है पानीपत का फर्स्ट और खानवा का युद्ध, एक ट्विन बैटल है चंदेरी यानी कि जो है अपना जो चौसा की और बिलग्राम की लड़ाई। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखना, ये बड़ा ही अपवाद है। शेरशाह सूरी को आप देखोगे तो इतिहास का एकमात्र शासक जो अनायास शासक बन जाता, यानी कि इसको अनायास वागडोर मिल जाती है इसके कुशलता के कारण। जैसे आप देखोगे कि बिल्कुल इसके पास आसपास आके सत्ता, और ये मतलब एक तरह से लोग इसको उद्धारक मानने लगते हैं, और ये इतिहास में एक तरह से आ जाता है, अनायास शासक बन जाता है। तो जो शेरशाह सूरी के मामले में केस है, वो आप देखोगे चौसा इज द बिकम एज द मोस्ट डिसिसिव बैटल फॉर शेरशाह सूरी। चौसा को देखोगे आपकी, चौसा के बाद ही फरीद खां, शेर खां, जो शेर खां हो गया था, अब वो शेर शाह का टाइटल धारण करेगा आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा, नॉट द बैटल ऑफ बिलग्राम। यानी कि चौसा के युद्ध के बाद ही साम्राज्य का विस्तार करने लगा, चौसा के युद्ध के बाद ही जो है शुद्ध रूप से सिक्के चलाने लगा, रुपया चलाने लगा, यानी कि सिक्के चलाने लगा, दरबार लगाने लगा, साम्राज्य विस्तार करने लगा, और शहंशाह शेरशाह सुल्तान आदिल के रूप में अपने को स्थापित कर लिया। इसका मतलब कोई प्रोटेस्ट अब नहीं है। इस तरह से अगर शेरशाह सूरी के बारे में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध के बारे में अगर देखना है तो चौसा की लड़ाई। हम लोग कभी कभी भ्रम कर जाते हैं, कन्नौज को ऑप्ट करते हैं, नहीं, शेरशाह सूरी के लिए जब भी आएगा तो सर्वाधिक निर्णायक युद्ध आप देखोगे चौसा की लड़ाई। इसके बाद नेक्स्ट ईयर बिलग्राम की लड़ाई होती है, यानी कि 1540 में, और बिलग्राम की लड़ाई ने निर्वासन में डाल दिया हुमायूं को, और हुमायूं आप देखोगे यत्र तत्र ठोकरें खाता रहा, जबकि हुमायूं का शाब्दिक अर्थ आप देखोगे तो गुड लक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, जैसे ऐबक का शाब्दिक अर्थ था चंद्रमा का स्वामी, जैसे इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ था राज्य का स्वामी, उसी तरह से हुमायूं का शाब्दिक अर्थ है कि गुड लक, यानी कि भाग्यशाली। लेकिन आप देखो जिंदगी भर थपेड़े खाता रहा और लड़खड़ाता रहा, और लेन पुल की लाइनें हैं कि लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा कर ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। यानी कि हुमायूं कभी भी एक जगह नहीं रुक पाता। जैसे बाबर की प्रारंभिक स्थिति थी, तो बाबर ने लिखा था कि हमने जो है कभी भी एक जगह 2 बार रमजान नहीं मना पाया। वही स्थिति थपेड़ों में हुमायूं की रही। यानी कि कन्नौज और बिलग्राम की लड़ाई से यह क्लियर हो गया कि अब भारत से हुमायूं जाएगा बाहर, यानी कि निर्वासन में चला गया, एग्जाइल हो गया,
यानी कि एक तरह से भारत से बाहर खदेड़ दिया गया। और भारत से बाहर अगर निर्वासन की बात आ जाए तब आफ्टर द बैटल ऑफ कन्नौज। उसके बाद आप देखोगे कि फिर शेर शाह सूरी के हाथ में सत्ता आ जाती है। तो हुमायूं का जो पहला टर्म है, हुमायूं को पढ़ने के लिए पहला जो उसका आप समय देखोगे तो सबसे पहला जो है वो 1508 में हुमायूं का जन्म होता और 1508 से 30 का सफर। और दूसरा जो कार्यकाल हुमायूं का 1530 से 40 का सफर। और तीसरा जो कार्यकाल हुमायूं का है 1540 से लेकर 1555 तक का सफर। और ये 1540 से लेकर जो 1555 तक का सफर है ये निर्वासन का सफर है, जहां इसको एक विकल्प ये भी मिलता है ईरान के शाह से कि आप जो है शिया धर्म को स्वीकार कर लो और आपकी हम मदद करेंगे, और अंततः स्वीकार कर लेता है। उसी दौरान आप देखोगे तो एक तरह से 41 में एक तरह से इसकी शादी हो जाती है और 42 में राणा बीर साल के घर अकबर का जन्म होता है। यानी कि 1542 में राणा बीर साल के घर जो है अकबर का जन्म हो जाता है हमीदा बानो बेगम के गर्भ से। ये जो टिपिकल समय है ये 15 वर्षों का जो समय है। लेकिन हुमायूं के बारे में ये कहा जाता है कि हुमायूं ने खोया भी और हुमायूं ने पाया भी, लेकिन बस दर्द वही रहा कि हुमायूं जिससे खोया उससे नहीं पाया। फिर आप देखोगे कि लगातार जो है शेर शाह सूरी का समय आ जाता है। जो शेर शाह सूरी 1540 से लेकर 1545 के मध्य शेर शाह सूरी का समय रहता। और शेर शाह सूरी यानी कि सूरवंश पूरी तरह उसी के ऊपर निर्भर है। 5 वर्षों में शेर शाह सूरी ने यह संदेश दे दिया, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, महासिलाना, जरीबाना, जितनी व्यवस्था था, यानी कि जो सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मौद्रिक मॉनिटरी सिस्टम, यानी कि सारा का सारा जो है जो स्थायित्व के लिए बहुत जरूरी होता है वो सब कुछ कर गया। उन्हीं 5 वर्षों में लड़ाई भी करता रहा और एक स्थायी साम्राज्य का निर्माण कर दिया, और एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण कर दिया जिसके कारण इसको अकबर का पूर्वगामी भी माना जाने लगा। यानी कि अकबर का अग्रगामी माना जाने लगा किसको? शेर शाह सूरी को। यानी कि अकबर ने अपने शासन प्रशासन के क्षेत्र में बहुत से मानदंड जो है शेर शाह सूरी से अप्लाई की। इस तरह से आप देखोगे समय बीतता गया और शेर शाह सूरी के समय में कई अभियान होते हैं, जिसमें लास्ट में आप देखोगे तो 1543 में एक रायसेन का अभियान होता है और 44 में एक मारवाड़ का अभियान होता है। तो रायसेन के अभियान में काफ़ी इसने वादा खिलाफी कर दिया और मार काट वहाँ संहार कर दिया और अपने वादा से मुकर गया, जिसके कारण कहा जाता है कि दैट्स वाज द डीपेस्ट ब्लॉस्ट ऑन द कैरेक्टर ऑफ शेर शाह सूरी। वो शेर शाह के चरित्र पर एक बहुत बड़ा धब्बा लोग बताते हैं रायसेन की विजय। इतिहासकार बताते हैं कि इट वाज द डीपेस्ट ब्लॉट ऑन द कैरेक्टर ऑफ शेर शाह सूरी, यानी कि 1543 की जो रायसेन की विजय वहां करता है। इसके बाद डिप्लोमेटिक एक भी थे, यानी कि फर्जी कागज बनाकर और उस पर गलत वादे करके और उसको बनाकर और भेज देना मारवाड़ के शासक के पास, और उसके बाद वहां भी इस तरह का नरसंहार करना। और वहां राजपूत बहुत ही वीरता पूर्वक लड़ाई करते हैं, जो 44 की लड़ाई थी, 1544 में जो मारवाड़ जोधपुर की लड़ाई थी। और उसमें इसको अंततः कहना पड़ा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगता हम साम्राज्य खोने के कगार पर थे। यानी कि थोड़ा सा अगर चूक होती तो शायद साम्राज्य इसके हाथ से फिर राजपूतों के हाथ में आ जाता। उसके बाद आप देखोगे लास्ट जो फतेह होती है शेर शाह सूरी की, यानी कि 1545 में शेर शाह कालिंजर विजय करता है। और कालिंजर विजय में आप देखोगे कीरत सिंह के विरुद्ध कालिंजर विजय का अभियान होता है। और कालिंजर महोबा और उधर आप देखोगे खजुराहो जो बुंदेलखंड का इलाका है, और कालिंजर अभेद्य किला रहता है। और वहीं ओखा नामक एक तोप जो है चला रहा था और रिवर्स होके गोला
गिरा और वहीं जो है रिवर्स होके गोला इसको लगा और वहीं ये ढेर हो गया। यानी कमांडिंग कैपेसिटी देखो आप, जहालत की जिंदगी इसकी भी रही, प्रारंभिक जीवन काल इसका भी पूरा खानदानी लड़ाई में चलता रहा, वही चुनौतियां इसके सामने भी थी। लेकिन 5 वर्षों तक लगातार शेरशाह सूरी ने यह सिद्ध कर दिया कि जिसे सीख लेना वो हमसे सीख लेगा, क्योंकि शेरशाह सूरी खुद इतिहास से बहुत सीख लिया। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि बहुत बड़े एक साम्राज्य के लिए मार्ग प्रशस्त कर देता है। और शेरशाह सूरी के बाद इस्लाम शाह आते हैं, और इस्लाम शाह आप देखोगे तो 1545 से लेके 53 तक रहते हैं, शासन करते हैं। और इस्लाम शाह के बाद फिर इब्राहिम शाह आ जाते हैं। इब्राहिम शाह के बाद आप देखोगे आदिल शाह और सिकंदर शाह सूरी। और सिकंदर शाह सूरी के समय में ही हुमायूं प्रयास करता है, और सिकंदर शाह सूरी के समय में 1555 में हुमायूं पुनः प्रयास करता है। बार बार बीच में भी हुमायूं प्रयास किया लेकिन असफल रहा, और 1555 में मच्छीवाड़ा की लड़ाई होती है। यानी कि मई 1555 में मच्छीवाड़ा की लड़ाई होती है, जिसमें सिकंदर शाह सूर की पराजय होती है। और इसके बाद पुनः अफगानों पर फिर अटैक करता है, और जून जो है 1555 में सरहिंद की लड़ाई होती है। और सरहिंद की लड़ाई ये कह लीजिए कि ये ट्विन बैटल हैं, यानी कि हुमायूं के लिए जुड़वा युद्ध साबित होते हैं। और इसी युद्ध में आप देखो फतेह करके हुमायूं पुनर्वापसी हो जाती है। और हुमायूं की जब पुनर्वापसी होती है उसके बाद हुमायूं जो है, लेकिन हुमायूं का आना उसके बाद एक तरह से कह लीजिए कि शेरे मंडल के सीढ़ियों से हुमायूं का गिरना, और 24 जनवरी और 1556 को हुमायूं शेरेमंडल की सीढ़ियों से गिरता है और लड़खड़ा कर, और 26 जनवरी 1556 को हुमायूं का इंतकाल हो जाता है। तो लेन पोल महोदय की वही वाक्य याद आता है कि लड़खड़ाता रहा जिंदगी भर, और लड़खड़ा कर ही इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से सत्ता का भोग करने का समय ही नहीं मिला। इसके बाद फिर री अटैक हो जाता है, क्योंकि उधर भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आदिल शाह रहता है, और आदिल शाह आता है और आदिल शाह से मुकाबला होता है। फिर आदिल शाह दिल्ली पर कब्जा करने का प्रयास करता है, और आदिल शाह का ही जो है वो प्रधानमंत्री, आदिल शाह का ही वजीर रहता है हेमू हेमराज, जो एक तरह से नमक विक्रेता के रूप में प्रसिद्ध था। और जो है इसको एक तरह से कहा जाए कि ये नमक बेचता था, नमक व्यापारी था, इसलिए बक्काल भी कहीं कहीं कहा गया है। और 24 लड़ाइयाँ अपने जीवन काल में इसने लड़ा, जिसमें 22 लड़ाइयों में इसको सफलता मिली। तो हेमू हेमराज के नेतृत्व में आदिल शाह का जो है संघर्ष होता है, यानी कि मुगलों से। और मुगल में आप देखोगे तो बैरम खां, यानी कि जब हुमायूं की डेथ हो जाती तो हुमायूं से मिलता जुलता चेहरा एक था मुल्ला बेकशी का, और मुल्ला बेकशी को बैठाया जाता था और दीवाने आम में दरबार लगता था तो उनकी तस्वीर को दिखाया जाता था, ताकि लोगों को ये न लगे कि हुमायूं की डेथ हो गई है, नहीं तो सत्ता कहीं पता चला रिवर्स न हो जाए। इसलिए दरबार में दिखाया जाता था मुल्ला बेकशी को, जो डिट्टो हुमायूं की तरह लगते थे। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो धीरे धीरे जो है लड़ाई हो जाती है, और 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है बैरम खां और हेमू हेमराज के मध्य। और वहां से फिर जो है समय शुरू होता है सम्राट अकबर का, जो कालानौर नामक स्थान पर अपने को एक तरह से जब पता चला तो वहीं पर अपना राज्याभिषेक कर लिया था सम्राट अकबर ने। और इस प्रकार से आप देखोगे तो काफ़ी जो है जो ट्विन बैटल है उनकी महत्ता को अगर हम लोग देखें तो पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा की लड़ाई, चौसा की लड़ाई और कन्नौज की लड़ाई जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुई। और इसके बाद एक ट्विन बैटल आपका मच्छीवाड़ा और सरहिंद की लड़ाई जो हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के मध्य हुई। इसके बाद एक ट्विन बैटल है
जो कि उत्तराधिकार की लड़ाई होती है। यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए तो पूरे मुगल साम्राज्य को अगर एक सिस्टम से हम लोग पढ़ें तो बाबर से लेकर, यानी कि पहला जो बादशाह होगा बाबर होगा, और बाबर के बाद फिर जो है हुमायूं होगा, और हुमायूं के बाद फिर जो है सूरवंश आ जाएगा बीच में, और सूरवंश आप देखोगे 15 वर्षों तक सेटबैक देगा, और सूरवंश के बाद पुनः हुमायूं आने का प्रयास करेगा। लेकिन हुमायूं का राज्याभिषेक एक ही बार होता है, दोबारा नहीं होता है। और हुमायूं के बाद आप देखोगे अकबर, सम्राट अकबर का समय आ जाएगा, और अकबर के बाद सलीम या जहांगीर का समय आएगा, और ये राजपूत कन्या से उत्पन्न है सलीम, और इसी तरह से खुर्रम, ये भी राजपूत कन्या से उत्पन्न है, और खुर्रम को शाहजहां के नाम से जानते हैं, शाहजहां के नाम से। और इसके बाद जिंदा पीर, शाही दरवेज, औरंगजेब, आलमगीर, यानी कि आलमगीर के नाम से औरंगजेब शासन पर बैठता है, आलमगीर के नाम से। इस प्रकार से आप देखोगे तो कुल जो है 6 बादशाह, यानी कि बनाने में आप देखोगे तो 6 बादशाहों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन 6 बादशाहों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और बाबर का समय आपने देखा ही कि 1526 से लेकर 1530 तक, 1530 से लेकर 1540 तक पहला कार्यकाल, और 1540 से लेकर 1555 तक सेटबैक में 15 वर्षों तक निर्वासन मिलेगा, जिसमें आप देखोगे फरीद खां, शेर खां, शेर शाह के नाम से, शेर शाह के नाम से, फिर इस्लाम शाह आ जाएंगे, इस्लाम शाह के द्वारा 53 तक शासन किया गया। फिर इसके बाद आप देखोगे तो सिकंदर शाह सूरी, और सिकंदर शाह सूरी के बाद आदिल शाह आ जाए, आदिल शाह। इस प्रकार से हुमायूं जब आता है तो फिर मच्छीवाड़ा और सरहिंद की लड़ाई हो जाती है, और फिर जो है शेरे मंडल के सीढ़ियों से लड़खड़ाता और हुमायूं का इंतकाल हो जाता है। इसके बाद आप देखोगे कि 1605 तक अकबर रहता है, और 1605 से लेके 1627 तक जहांगीर रहता है, और 1627 से लेके 1658/9 यानी कि 59, यानी कि अब आप देखोगे यहाँ आप तो 2 बार राज्याभिषेक होगा किसका, औरंगजेब का। 2 बार राज्याभिषेक होगा औरंगजेब का, यानी कि सामूगढ़ की लड़ाई और देवराई की लड़ाई। अब यहाँ अगर ट्विन बैटल के रूप में आप देखोगे तो ये लड़ाई होती है सामूगढ़ की लड़ाई, और एक लड़ाई होती है देवराई की लड़ाई। सामूगढ़ की लड़ाई और देवराई की लड़ाई, देवराई की लड़ाई 1659 में होती है, और सामूगढ़ की लड़ाई 1658 में होती है, यानी कि आगरा के समीप। और आगरा के समीप जो सामूगढ़ की लड़ाई होती है, इससे औरंगजेब का पहली बार राज्याभिषेक होता आगरा में। और देवराई की जो अल्टीमेट लड़ाई होती है, जिसमें निर्णायक रूप से दारा सिकोह की पराजय हो जाती है, यानी कि ये ट्विन बैटल है, ये मोस्ट डिसिसिव बैटल फॉर द औरंगजेब। यानी कि देवराई की लड़ाई से ये क्लियर हो जाता कि अब भारत में कौन शासन नहीं करेगा, यानी कि सारे विरोध समाप्त हो जाते हैं। जैसे बहादुरगढ़ की लड़ाई, खजुआ की लड़ाई, आप देखोगे ढेर सारी लड़ाइयां हुई हैं बीच में, लेकिन जो सामूगढ़ की लड़ाई है और जो देवराई की लड़ाई है, इसको ट्विन बैटल के रूप में हम लोग मान सकते हैं। और देवराई की लड़ाई ने ये निर्णय कर दिया, और उसी के बाद आप देखोगे कि औरंगजेब ने एक भाई के खाल में भूसा भरवा के पूरा दिल्ली में घुमाता है। और ये एक नजीर होता है कि औरंगजेब के दंड देने का तरीका, जो कि संगमेश्वर की लड़ाई में मराठों के साथ भी दिखेगा। यानी कि ट्विन बैटल की अगर बात किया जाए तो सामूगढ़ की, देवराई की लड़ाई, उत्तराधिकार के लड़ाइयों में दारा सिकोह और औरंगजेब के साथ ये घटना घटित होती है। यानी कि इस प्रकार से अगर देखें तो ट्विन बैटल हम लोगों ने यहाँ देखा, पानीपत और खानवा की लड़ाई। फिर हम लोगों ने शेर शाह सूरी बनाम यहाँ देखा, यानी कि जो है चौसा की लड़ाई, चौसा और बिलग्राम का युद्ध, चौसा और कन्नौज की लड़ाई। चौसा का मतलब है कि 1539 और 1540। जो चौसा की लड़ाई है वो सर्वाधिक निर्णायक रही, क्योंकि लड़ने वाला कौन है, फरीद खां।
और यहीं से चौसा की लड़ाई के बाद आप देखोगे कि सिक्के चलाने लगा, नगरों की स्थापना करने लगा, पटना को बसाने लगा, दरबार लगाने लगा, यानी कि एक तरह से कोई विरोध महसूस नहीं कर रहा, यानी कि रियल फाउंडेशन डाल दिया आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा, और भारत से निर्वासित कर दिया आफ्टर द बैटल ऑफ कन्नौज। इस तरह से आप देखोगे, और यहाँ फिर लड़ाई हो जाती है सिकंदर शाह सूरी से, यानी कि मच्छीवाड़ा की लड़ाई, और मच्छीवाड़ा की लड़ाई के बाद आप देखोगे सरहिंद की लड़ाई, यानी कि इन दो लड़ाइयों से पुनर्वापसी हो जाती है। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो काफी हद तक आप समझ गए होंगे कि मुगल वंश, यानी कि मुगल साम्राज्य को अगर एक तरह से समराइज किया जाए तो मुगल साम्राज्य को एक तरह से अगर बांधने का हम लोग प्रयास करें तो शासन प्रशासन, चित्रकला, स्थापत्य कला, वास्तुकला, और इस तरह से पूरे साम्राज्य को बांधने के बाद एक कंक्लूजन पर हम लोग आएंगे कि धीरे धीरे हम लोग इसको, पहले तो पर्सनालिटी यानी कि बादशाहों का इतिहास, जिसमें हम लोग पहुंच गए हैं अकबर तक, यानी कि अकबर होते हुए सलीम, खुर्रम और औरंगजेब की बातों को देखते हुए फिर हम लोग सिस्टम पर आएंगे, और सिस्टम पर पहले हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, जैसे इनकी न्याय व्यवस्था है, सैन्य व्यवस्था है, राजस्व व्यवस्था है, मनसबदारी व्यवस्था है, शासन प्रशासन है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल में विकसित होने वाली चित्रकला, यानी कि चित्रकला के विकास को देखेंगे, और बाद में हम लोग भाषा साहित्य के विकास को देखेंगे, और लास्ट में हम लोग कला और वास्तुकला के विकास को देखते हुए फिर मुगल साम्राज्य को हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद इस दौर को जब हम लोग समाप्त कर लेंगे तब हम लोग मुगल इंडिया के बाद फिर आधुनिक भारत में प्रवेश करेंगे। तो आधुनिक भारत का इतिहास तभी हमारे समझ में आएगा जब ग्रेटर मुगल हमारे समझ में आएंगे, यानी कि ग्रेटर मुगल के बाद लेटर मुगल में जब हम लोग आएंगे और औरंगजेब को जब हम लोग पढ़े रहेंगे कि क्या कारण है कि क्या विघटन की प्रक्रिया औरंगजेब के समय से शुरू होगी। औरंगजेब के समय में आप देखोगे 21 सूबे रहेंगे, सबसे बड़े मुगल साम्राज्य का स्वामी कौन रहेगा? औरंगजेब। और उसी के समय में आप देखोगे यानी कि पतन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, सर्वाधिक विद्रोह होगा, सर्वाधिक आप देखोगे कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होगी, सभी पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जैसे सिजदा है, पायबोस है, नौरोज है, सारे सिस्टम पर प्रतिबंध लग जाएगा, जिसके कारण आप देखोगे कि सबसे ज्यादा संगीत की पुस्तकें, सबसे ज्यादा साहित्य लेखन, सबसे ज्यादा लेखन का कार्य उसी के समय में हुआ। सबसे ज्यादा आप हिंदू मनसबदार देखोगे तो उसी के समय में, सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे विद्रोह तो उसी के समय में, सबसे बड़ा साम्राज्य का मालिक वही। लेकिन कहीं ना कहीं जागीरदारी संकट के कारण धीरे धीरे मुगल वंश का पतन शुरू हो जाता है, और मुगल वंश के पतन का जो मुख्य कारण है वो जागीरदारी संकट है, जबकि उसका तात्कालिक कारण क्या होगा? योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव। तो हमेशा हमें यह ध्यान रखना है कि विघटन की प्रक्रिया दीर्घकालिक होती है, संगठन की प्रक्रिया दीर्घकालिक होती है, जबकि विघटन की प्रक्रिया अल्पकालिक होती है। तो बनाने में लगा कितना? बनाने में लगा 181 ईयर्स, बिगड़ने में लगेगा 150 ईयर्स, और ग्रेटर मुगल इंडिया चेंज इनटू लेटर मुगल इंडिया। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि काफी हद तक इन 6 बादशाहों को हम लोग 2 लेक्चर में यानी कि 3 लेक्चर में बांधने का प्रयास करेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा इन मुगल बादशाहों के उपलब्धियों को लेते हुए, और हम लोग इस पर फोकस करेंगे शासन प्रशासन, कला, वास्तुकला और चित्रकला के क्षेत्र में विकास। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय